एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्या होता है, कितने पेपर्स के अंदर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है जैम करने के बाद और कब से आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता क्या है। जैम मतलब जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी कि वो लोग जो कि आईआईटी से परस्यू करना चाहते हैं अपना मास्टर्स साइंस के अंदर, है ना। साइंस के अंदर वो अपनी मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं आईआईटी से या फिर आईआईएससी से या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी से, या इसके अलावा इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से जो एमएससी कराता हो, वहाँ से वो लोग परस्यू करना चाहते हैं, जो ये ड्रीम रखते हैं कि मेरे को यहाँ से एमएससी करना है। तो उन सभी लोगों के लिए आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है। आईआईटी जैम एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? जो भी पार्टिसिपेटिंग आईआईटीज़ होती है या आईआईएससी होती हैं, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 2021 में इसे कंडक्ट कराया था आईआईएससी बेंगलोर ने। 2022 की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा रिसेंट ईयर चल रहा है, जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था, वो कंडक्ट कराया था किसने? आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, तो इसी प्रकार हर साल जो पार्टिसिपेटिंग आईआईटीज़ होती हैं वो इस एग्ज़ाम को क्या करती हैं? कंडक्ट कराती हैं। सवाल आता है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, हम किस तरह से इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी की परसेंटेज की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री जरूरी नहीं कि आपके पास बीएससी हो। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या आपने बीए किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नहीं है, वो क्या है? बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री जिसमें आपके एवरेज मार्क्स आए हों 55%, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, 50% यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी से हैं। ठीक है, तो अगर आप इन कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं तो 50% और 55% का आपके लिए क्राइटेरिया होता है। फिर एक बार वापस से मैं क्लियर कर दूं कि बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीएससी हो, वो इंजीनियरिंग डिग्री भी हो सकती है, वो बीए भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं। अगर आप मान लो मैथ्स में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका जो बीए है उसमें मेजर सब्जेक्ट, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपके पास जो डिग्री है उसका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मेजर सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। इसी तरह से आप फिजिक्स में देना चाहते हैं तो आपकी डिग्री का एक मेजर सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप इसे दे सकते हैं? तो आपके पास यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। फिजिक्स में आप आईआईटी जैम दे सकते हैं, मैथ्स में दे सकते हैं, केमिस्ट्री में दे सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में दे सकते हैं, जियोलॉजी में दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स में दे सकते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में दे सकते हैं। 2022 के पहले क्या होता था? आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता था और उसी के ऊपर आपका पेपर पूछा जाता था। पर 2022 से आईआईटीज़ ने क्या अरेंजमेंट किया, क्या व्यवस्था की कि आप कोई भी दो पेपर चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर आप आईआईटी का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, यानी कि जैम का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर फिजिक्स से हूँ तो मैं आईआईटी जैम, यानी कि अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ और मेरे पास मैथ्स और फिजिक्स है और मैं फिजिक्स में देना चाहता हूँ, 2022 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो पेपर पूछा जाता था वो पूरा फिजिक्स के क्वेश्चन से पूछा जाता था। 2022 के बाद क्या व्यवस्था हो गई, यानी कि जो 2022 में पेपर लिखा गया उसमें क्या व्यवस्था हो गई कि यदि आप कोई भी दो स्ट्रीम चूज़ करते हैं, यानी कि आप फिजिक्स से भी हैं और मैथ्स से भी देना चाहते हैं, तो आपको दो ऑप्शन वहाँ पे पिक करने पड़ेंगे जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। फिजिक्स भी, मैथ्स भी, या कोई भी दो कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो बनेंगे, और फिर जो पेपर आएगा वो उन दोनों सब्जेक्ट से मिलकर आएगा। ठीक है, वो जो पेपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट से मिलकर आएगा। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें कि आपको एक में देना है तो आप एक में भी दे सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा। 55% फॉर जनरल एंड 50% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। बैचलर डिग्री जरूरी नहीं कि बीएससी हो, वो कोई भी डिग्री हो सकती है, पर उसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स होने चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये होने चाहिए। बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो ये जो पेपर है ये कुल में पूछा जाता है कितने नंबर का? ये पूछा जाता है 100 नंबर का। ठीक है, 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए जिसके अंदर आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होते हैं।
30 में से जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, और 1 नंबर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपने सही किया तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, और गलत किया तो उस गलत के एवज में आपका 1/3 मार्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर बात करें बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चंस की, तो जो 20 क्वेश्चन है बाकी के बचे हुए 2 नंबर के होंगे, तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स से हो गए, 40 मार्क्स के। यदि यहाँ पर सही नंबर, अगर आप सही अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पूरे पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, यदि आप गलत अटैम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 2/3 नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं टोटल बात करूँ इस सेक्शन की, तो ये टोटल जो सेक्शन है, सेक्शन ए, ये कुल मिलाकर 50 नंबर का होता है, यानी कि पूरा पेपर जो 100 नंबर का है, तो 50% मार्क्स की जो वेटेज रखता है वो कौन रखता है, सेक्शन ए, यानी कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर एमएसक्यू का मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है ना, यानी कि एक जो ऑप्शन है, एक जो क्वेश्चन है उसके एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। कुल क्वेश्चंस कितने होते हैं इस सेक्शन के, 10। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2, यानी कि टोटल जो इस सेक्शन के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 20। बेनिफिट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तुक्का चल गया तो ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आता तो तुक्का मार दिया, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। उसके बाद सेक्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, यानी कि इस सेक्शन में आपको सवाल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके आपको ऑप्शंस ए बी सी डी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको, जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर तो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर क्या करना होता है, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको आंसर निकाल के और वहाँ पर टाइप करना होता है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको क्या करना होता है, टाइप करना होता है। तो इस सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि टोटल जो मार्क्स हो गए वो 30 मार्क्स हो गए। फिर से इस सेक्शन के अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए, 30 और 10 कितने हो, 40, 40 और 20 कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए, जिसमें से सेक्शन ए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप सेक्शन ए के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्या कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बाद कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो लोग ये ड्रीम रखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी से या किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वहाँ से अपनी मास्टर्स करनी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी साइंस का प्रोग्राम आपको करना है, तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम आपके लिए बना है। आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बाद आप आईआईटी से या आईआईएससी से या एनआईटी से या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि बेट्स हुआ, जैसे कि थापर इंस्टीट्यूट हुआ, जैसे कि पैक हुआ, यहाँ से आप अपने मास्टर्स ऑफ साइंस का प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। या आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स, इंटीग्रेटेड यानी कि आपने एमएससी के साथ पीएचडी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड कोर्स की कई आईआईटीज़ में, आईआईएससीज़ में फैसिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको वो कोर्स मिल जाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि कब सर हमें ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ का जो आइडियल टाइम है आपका, जब अपनी ग्रेजुएशन के आप सेकेंड ईयर में होते हैं तो उस टाइम आपको अपनी ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आप इसमें डिवोट कर दें। आइडियल टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई के टच में होते हैं और धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको कब लिखना होता है, मतलब एलिजिबल कब हो जाते हैं, जब आप बीएससी या अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम रहता है, और क्योंकि आप अपनी जो एजुकेशन है, जो अपनी पढ़ाई है, उसके टच में रहते हैं तो चीज़ें समझने में भी आपको क्या रहती है, आसानी रहती है। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपके पास प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि यार ग्रेजुएशन हो गया, अब इतना ही टाइम मैं दे पाऊँगा और नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। तो नहीं होता तो ये आइडियल टाइम होता है कि आप अपने सेकेंड ईयर में ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स के लिए इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आईआईटी जैम एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप किस एग्ज़ाम में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आईआईटी जैम की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।